हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। 27 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट को देख सकते हैं। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो जो है कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर फर्स्ट टाइम कोई विजिट कर रहा है मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्लेलिस्ट बनी है यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक अलग से, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 28 तक आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है कि देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? हैदराबाद, मुंबई, बंगलौर, चेन्नई। पूछा जा रहा है क्वेश्चंस कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है किसको? बेंगलोर को। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? नागरकायल, जैसलमेर, कामुती, कच्छ का रण। पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ पे सिचुएटेड है? ठीक है, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये है कामुती में। ये कहाँ पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है कि 648 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता के साथ साथ जो है कि इस संयंत्र में कितना 2.5 मिलियन व्यक्तिगत सौर मॉड्यूल भी शामिल है इसमें। ठीक है, लारेंज वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आय वितरण, गरीबी। पूछा जा रहा है कि लारेंज वक्र क्या दर्शाता है ये। तो देखिए अगर हम बात करें लारेंज वक्र का, ठीक है, अगर हम बात करें लारेंज वक्र का तो ये जो है कि दर्शाता है आपका क्या? आय वितरण दर्शाता है। देखिए अर्थशास्त्र में लारेंज वक्र आय का धन के वितरण को आरेखित करता है ये। ठीक है, देखिए धन के वितरण में असमानता का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसे 1905 में मैक्स ओ लारेंज के द्वारा जो है कि विकसित किया गया था। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इसको, अगर इस वक्र को बनाएं, चलिए कोई बात नहीं, देखिए ऐसे ये वक्र है। यहाँ पे जो ये क्या दर्शाता है, इस आरेख में ये जो सीधी रेखा है, मतलब जो विकर्ण है, ये जो है कि पूर्ण समानता वितरण का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, और ये है आपका लारेंज वक्र। ये क्या दर्शाता है? तो ये वक्र धन के वितरण की वास्तविकता दर्शाता है। ठीक है, और ये जो है कि आपका अर्जित आय का संक्षिप्त भाग है, और ये जो है कि आपका निम्न से उच्च आय वाले लोगों को संचित भाग है ये। ठीक है, तो ये है आपका लारेंज वक्र। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये जो है कि आय या धन के वितरण को आरेखित करता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, विनिर्माण, डेयरिंग, ट्रेडिंग। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है, मतलब टर्सरी सेक्टर, मतलब तृतीय क्षेत्रक कौन सा है इसमें? खेती, विनिर्माण, डेयरिंग, ट्रेडिंग। कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है इसमें? तो ये है ट्रेडिंग। देखिए अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है और तृतीयक क्षेत्र होता है। अगर हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र की, तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जहां से प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कृषि, मतलब खेतों से धान, गेहूँ या जो भी फसल हम काटते हैं, ठीक है, या फिर मतलब वो चीज़ें करते हैं, कृषि करते हैं, मतलब प्राकृतिक संसाधनों से वो निकाला जाता है। जैसे फल वगैरह हुआ, ठीक है, पेड़ से निकालना, अनाज, मछली उत्पादन, सब्जी उगाना, ये सब क्या है? ये सब प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि ये सीधा जो है कि प्राकृतिक संसाधनों से ये सीधा उपयोग किया जा रहा है। दूसरा जो होता है वो होता है क्या? विनिर्माण का काम होता है।
मतलब द्वितीयक क्षेत्रों में क्या होता है कि वस्तुओं का विनिर्माण का काम होता है। जैसे कंपनी में कुछ बनाया जा रहा है, इट मीन्स कि प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, मतलब कंपनी के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है, इट मीन्स कि वो द्वितीयक क्षेत्र है। मतलब ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन हो रहा है, टेक्सटाइल हो रहा है, या शिप बिल्डिंग हो रहा है, या फिर एनर्जी यूटिलिटी हो रहा है, या कुछ भी चीज़ें हो रहा है, तो वो क्या है, वो द्वितीयक क्षेत्रक है। तृतीय क्षेत्रक में क्या होता है, ये सेवा प्रदान करता है और इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं तृतीय क्षेत्र को। जैसे परिवहन हुआ, दूरसंचार हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं हुआ, ये सब क्या है, तृतीय क्षेत्र है। देखिए ऐसे हम समझ लेते हैं, सपोज दैट हमने जो है कि खेतों में गेहूँ उगाया, ठीक है, गेहूँ उगाने के बाद क्या हो गया, ये हो गया प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है। अब गेहूँ कहाँ गया, कंपनी में गया, तो मतलब वहाँ पे विनिर्माण का काम शुरू किया गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बिस्किट बन गया या ब्रेड बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विनिर्माण का काम हो रहा है, तो ये द्वितीय सेक्टर है। उसके बाद से अगर सेवा क्षेत्र, वही दुकानों पर बिकने लगे ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वो तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने राज्य में गरीबों के लिए एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रकाश है तो विकास है की शुरुआत की है? झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य में गरीबों के लिए एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना, कौन सी योजना, प्रकाश है तो विकास है की शुरुआत की है? किसने शुरुआत किया था, तो ये उत्तर प्रदेश ने किया था। देखिए राज्य में जो लोग गरीब हैं उन लोगों के लिए निःशुल्क घरेलू विद्युत कनेक्शन योजना है ये, और शुरू में इस योजना के अंतर्गत जो है कि 100% विद्युतीकरण के लिए मथुरा जिला के 2 गांव लोहबान एवं गौशाना को चुना गया था, ठीक है। भारत में नई कृषि रणनीति कब शुरू की गई थी? 1956 में, 1966 में, 1976 में, 1986 में। देखिए भारत में नई कृषि रणनीति कब शुरू की गई थी, तो ये की गई थी 1966-67 में। 1966-67 मतलब दूसरा ऑप्शन। देखिए भारत में 1966-67 के दौरान जो है कि एक नई कृषि रणनीति प्रारंभ की गई थी। यह नीति जो है कि खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए गेहूं के उच्च किस्म के उत्पादन के लिए अग्रदूत के रूप में ये कार्य किया, जो कि भारत में हरित क्रांति का कारण बना। अच्छा ये बताइए हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे किसे कहते हैं और इंडिया लेवल पे किसे कहते हैं हरित क्रांति के जनक, ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग बताइएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कानपुर, मुंबई, नासिक। देखिए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है आरबीआई का मुख्यालय? आरबीआई का मुख्यालय है आपका मुंबई में। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में, ठीक है, तो पहली बात कि ये जो है कि भारत का केंद्रीय बैंक है। दूसरा, ये भारत के सभी बैंकों को संचालक है, मतलब सभी बैंकों का ये संचालक है कौन? आरबीआई। देखिए इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको नियंत्रित भी ये यही करता है, कौन? आरबीआई, ठीक है। अगर हम बात करें आरबीआई की स्थापना की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई की स्थापना जो है कि आरबीआई बैंक ऑफ मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत, ठीक है। और कहाँ पे किया गया था इसका स्थापना? तो इसकी स्थापना किया गया था कोलकाता में, ठीक है। लेकिन 1937 में क्या हुआ कि कोलकाता से इसका जो है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया? तो मुंबई में किया। तो आज की डेट में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आज की डेट में इसका मुख्यालय मुंबई में। देखिए क्वेश्चन और आता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को जो है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? 8वें अनुसूची में दी गई भारतीय भाषाओं में से कोई एक? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। पूछा जा रहा है कि भारतीय संघ में की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? किसे मान्यता प्राप्त है? तो ये प्राप्त है हिंदी को।
देखिए हिंदी जो है कि इसको मान्यता प्राप्त है भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में। देखिए संविधान द्वारा जो है ना हिंदी को मान्यता प्राप्त किया गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 343 है, अनुच्छेद 343, इसमें यह बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। और अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है कि संघ का कर्तव्य बनता है कि हिंदी भाषा का प्रसार एवं विकास करे। ठीक है, अनुच्छेद 351 में ये बताया गया है। और 343 में ये बताया गया है कि ये जो है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। देखिए पूछा जा रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका क्या मतलब है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? देखिए धर्मनिरपेक्ष ये शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब जोड़ा गया था। यही शब्द नहीं, इसके अलावा 2 शब्द और जोड़े गए थे, इंक्लूडिंग दिस 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। जिसमें बात की जा रही है कि धर्मनिरपेक्ष जो है कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है। क्या इसका मतलब होता है कि राज्य किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं करता है, बल्कि सभी धर्मों का तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। इट मीन्स कि हमारे जो राज्य है उसे कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों का क्या करना है, समान संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया? अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 390, अनुच्छेद 387, अनुच्छेद 386। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? देखिए भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसमें भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था या बन करके तैयार हुआ, या फिर बोल सकते हैं कि अधिनियमित किया गया, या फिर बोल सकते हैं अंगीकार किया गया, या फिर बोल सकते हैं स्वीकृति किया गया था संविधान को। ठीक है, ये सब सारे वर्ड जो है कि अलग अलग क्वेश्चन में पूछ करके ये पूछता है। ठीक है, लेकिन संविधान लागू कब हुआ? तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान बन करके तो तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, बट लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, देखिए अगर 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था और लागू हुआ इस टाइम पे, लेकिन 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद को लागू किया गया था। कितने अनुच्छेद थे? तो उसमें 16 अनुच्छेद थे। ये क्वेश्चन आता है कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था। उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद में अनुच्छेद 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ठीक है, ये सब सारे अनुच्छेद को उसी दिन जो है कि लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। बाकी सब की कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इसमें ये था। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कौन सा? तो अनुच्छेद 388। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन करने किसने किया जा सकता है? वार्ड सदस्यों, मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। देखिए पूछा जा रहा है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? देखिए पंचायत अधिनियम
2006 की बात करें हम, पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार, तो ग्राम सभा एक या उससे अधिक निगरानी समितियों का निर्णय कर सकता है, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को निगरानी समिति का सदस्य बनाया जाएगा जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? लाइसोसोम्स, राइबोसोम, डिक्टोसोम्स, फैगोसोम्स। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? थाइमस, एस्ट्रोजन, कार्पस एपिडिडायमिस, आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस। पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्या? तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है। निम्नलिखित में से किस तत्व के नमक आतिशबाजी और पटाखों में रंग प्रदान करते हैं? जस्ता और सल्फर, पोटेशियम और पारा, स्ट्रोटियम और बेरियम, क्रोमियम और पारा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के नमक आतिशबाजी और पटाखों में प्रदान करते हैं? कौन सा तत्व प्रदान किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है स्ट्रोटियम और बेरियम। देखिए स्ट्रोटियम ये पटाखे में जो है कि कौन सा रंग प्रदान करता है? तो लाल रंग प्रदान करता है। और बेरियम ये कौन सा रंग प्रदान करता है? तो ये जो है कि हरा रंग प्रदान करता है पटाखों में। चमगादड़ के उत्सर्जन से अपने शिकार के बारे में रात के अंधेरे में भी दूर से ही जान लेता है। इंफ्रारेड रोशनी, अल्ट्रावायलेट रोशनी, उनके शरीर में रहे रसायनों, अल्ट्रासोनिक ध्वनि। चमगादड़ की बात की जा रही है कि चमगादड़ जो है कि मतलब क्या चीज़ उत्सर्जन करके अपने शिकार के बारे में रात में अंधेरे में दूर से ही जान लेता है। तो ये जो है कि क्या यूज करती है चमगादड़? तो चमगादड़ यूज करती है अल्ट्रावायलेट रे, पराध्वनि तरंगें ये यूज करती है। देखिए चमगादड़ जो है कि अंधकार में अपना भोजन की खोज करने के लिए उड़ते समय जो है कि ये अल्ट्रावायलेट वेव जो है कि प्रयोग करती है। इसमें क्या होता है कि ये पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करती है जहाँ इसका भोजन होता है। सपोज दैट ये चमगादड़ है, यहाँ इसका भोजन है, तो ये तरंगें क्या होती है फिर वापस आती है। ठीक है। और जहाँ पे इसका भोजन रहता है तो वहाँ से टकरा करके वापस आती है, तो इसको पता चल जाता है और ये भोजन वहाँ जा करके ले लेती है। ठीक है। ऑटोमोबाइल्स, मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? बर्नौली नियम, पेसियल सिद्धांत, पास्कल नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। पूछा जा रहा है कि ऑटोमोबाइलों में, मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? तो कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? तो ये लागू होता है पास्कल का नियम। तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए पास्कल का नियम 2 है। पास्कल का नियम, प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। ठीक है। द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी बर्तन बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम के संचरित कर दिया जाता है। ठीक है। देखिए जो भी ये हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हैं, हाइड्रोलिक प्रेस हैं, इन सब में जो ये पास्कल के नियम लागू होते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। कुचिपुड़ी नृत्य, इसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी आंध्र प्रदेश में। देखिए जो भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से ये एक है कुचिपुड़ी, और ये आंध्र प्रदेश के एक कुचिपुड़ी गांव है, वहीं से इसका उत्पन्न हुई थी ये। ठीक है। सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 14 फरवरी को, 19 दिसंबर को, 28 नवंबर को।
सीबी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव बनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सीबी रमन के द्वारा जो है कि रमन प्रभाव की खोज किया गया था। इसलिए जो है कि 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इनकी खोज के लिए जो है कि इनको 1930 ईस्वी में भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला। किसको? सीबी रमन को। ठीक है। चेरवा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? मिजोरम का, छत्तीसगढ़ का, हिमाचल प्रदेश का, गोवा का। चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? ये किसका है? तो ये है आपका मिजोरम का। ये मिजोरम में किया जाता है जाने वाला एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। और इस नृत्य में क्या होता है कि 6 से 8 लोग शामिल होते हैं और ज़मीन पे एक क्षैतिज रखे गए बांस के जोड़ों को पकड़े रहते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि कावेरी जल विवाद है किसके किसके बीच? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का, कर्नाटक एवं तमिलनाडु का, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी का। कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है? तो ये है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 78.04%, 72.04%, 76.04%, 74.04%। देखिए, पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। जिनको पता नहीं होगा गूगल कर लेंगे, बुक देख लेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। ठीक है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। देखिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते तुरंत आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। देखिए, यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।